गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनजोत सिंह। आज हम ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटर दो टाइप के होते हैं, आरसी और एलसी। आरसी ऑसिलेटर्स हमारे पास दो टाइप के हैं, आरसी फेज शिफ्ट और वेन ब्रिज। एलसी में हमारे पास हार्टले, कॉलपिट ये आते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास ऑसिलेटर होते हैं जैसे ट्यूब कलेक्टर ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसी ऑसिलेटर के अंदर आर और सी क्या है, हमारे रजिस्टर और कैपेसिटर। और ये जो है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है इनका। और ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी हम इसको बोल सकते हैं कि ऑसिलेटर जो है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी को जनरेट करते हैं, और ये हमें अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास दो टाइप के आरसी ऑसिलेटर हैं, वेन ब्रिज ऑसिलेटर एंड आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो पहले हम वेन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। जब तो इट हैज टू स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर। इसमें दो एम्पलीफायर लगे होते हैं, और जो एक एम्पलीफायर है उसका जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो जब हम दो बैक टू बैक लगाते हैं तो हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो फीडबैक और इनपुट है वो सेम फेज में आ जाता है। और ये ऑसिलेटर को हम 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 10 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक यूज करते हैं जनरेट करने के लिए। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑडियो ऑसिलेटर, और ज्यादातर इसको ऑडियो ऑसिलेटर के तौर पर यूज किया जाता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर। हियर वी हैव अ वेन ब्रिज सर्किट, and this is the first amplifier or transistor. Here we have a second transistor. यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल हो गया 360 डिग्री। यहाँ से हमारा फीडबैक जा रहा है। ओके, जो पॉजिटिव फीडबैक है जो ऑसिलेशंस प्रोवाइड करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो है नेगेटिव फीडबैक जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट एम्पलीफायर का, वो जा रहा है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं इस फीडबैक को, और ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक है फॉर ऑसिलेशंस। यहाँ पे हमारे पास R2 C2 R1 C1 रजिस्टर और कैपेसिटर का पेयर है जो सीरीज और पैरेलल में लगा है। और यहाँ पे हमारे पास VCC है, डीसी सप्लाई है, जिसको हमने यूज कर रहे हैं सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। एंड सी, ये कैपेसिटर जो है ये कपलिंग कैपेसिटर है, और ये हमारा आउटपुट कैपेसिटर है। ओके, इस सर्किट में हमारे पास दो एम्पलीफायर थे, और दो ब्रिज सर्किट के साथ हमारा R1 C1 सीरीज में और R2 C2 पैरेलल में लगी है। जो ट्रांजिस्टर T1 है उसका बाइसिंग नेटवर्क जो है वो ऑसिलेटर के पास है, और जो T2 का बाइसिंग नेटवर्क है वो इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है, जो हमें 180 डिग्री का एक और फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारा 360 डिग्री फेज शिफ्ट बनता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक फार्मूला याद करना है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट R1 C1 R2 C2। जो हमारा R1 C1 यहाँ पे और R2 C2 ये वाला, तो ये हमने इन दोनों को लिख लेना है। अगर ये दोनों R की वैल्यू और C की वैल्यू इक्वल है दोनों में, तो हमारा जो फार्मूला वो बन जाएगा 1/2 पाई RC। तो ये हमारे पास वर्किंग है वेन ब्रिज का। अगर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करना चाहते हैं तो आप कैपेसिटर का जो वैल्यू है उसको वेरी करके फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। जो हमारा पहला एम्पलीफायर है वो हमें एम्पलीफिकेशन दे रहा है और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे रहा है। जो दूसरा है वो भी एम्पलीफिकेशन के बाद हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा था। और कुछ जो हमारी आउटपुट का हिस्सा है वो वापस हम इनपुट के पास भेज रहे हैं, जिससे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर का नेगेटिव फीडबैक वापस भेज रहे हैं फीडबैक के थ्रू, जिससे स्टेबिलिटी और कांस्टेंट आउटपुट मिल रही है।
और हमने जो R4 रजिस्टर लगाया है वो टेम्परेचर सेंसिटिव टंगस्टन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इस पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि आउटपुट जो हमारी है वो कांस्टेंट आती है इन द केस ऑफ वेन ब्रिज ऑसिलेटर। इसका वर्किंग सिंपल है, गेन इसका हाई है और ये बेटर स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, और हम इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर्स। डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसको जो है हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज नहीं कर सकते और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये हमारा सेकंड ऑसिलेटर है जो रजिस्टर और कैपेसिटर कंपोनेंट्स के साथ बना हुआ है। It consists of conventional single transistor amplifier and RC phase shift network। जो वेन ब्रिज था उसमें हमारा 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया था हमने, लेकिन इस केस में हमारा एक ही RC के साथ हमने एक ही ट्रांजिस्टर या एक ही एम्पलीफायर लगाया हुआ है। द फेज शिफ्ट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। जो फेज शिफ्ट नेटवर्क है उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, R1 C1, R2 C2 एंड R3 C3। ये हमारे पास RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास C1 R1 R1 C1, R2 C2, R3 C3, ये हमारे पास फेज शिफ्ट के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। और ये हमारा एमिटर रजिस्टर है, ये हमारा एमिटर कैपेसिटर है, और ये हमारा RM ये बाइसिंग रजिस्टर है, और साथ में VCC जिससे हमारा आउटपुट आ रहा है। ओके, आउटपुट इज प्रोवाइडेड एट द आउटपुट ऑफ कैपेसिटर, जो DC कंपोनेंट्स को ब्लॉक करके AC को ही पास कर रहे हैं। At some particular frequency F0, the phase shift of each section is 60 degree, so that the total phase shift produced by RC network is 180 degree। तो हमारा जो है हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी है F0 जिसके ऊपर हमारा फेज शिफ्ट आ रहा है 60 डिग्री का। तो एक हमारा जो R1 C1 है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर, इसी तरीके से हमारे पास 3 लगे हैं, तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट या फेज शिफ्ट हो गया 180 डिग्री। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला वही है 2 पाई। अगर हम सभी को अंदर ले लेंगे R और C को, तो हमारे पास बचेगा 1/2 पाई RC अंडर 6, बिकॉज हमने R1 R2 और R3 को जो है वो इक्वल माना है, इसी तरीके से C1 C2 C3 की वैल्यू भी सेम मानी है। When the circuit is switched on, it produces oscillation। जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा। The E0 of the amplifier is feedback to the RC feedback network। जो हमारा E0 है यहाँ पे, उसको हम फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट पे भेज रहे हैं। This network produces phase shift of 180 degree and voltage E1 appears at the output which is applied to the transistor amplifier। जो हमारा टोटल फेज शिफ्ट है 180 डिग्री है, और जो वोल्टेज E1 है वो हमारा हमने ट्रांजिस्टर को अप्लाई किया हुआ है। द फीडबैक फैक्टर बीटा इज इक्वल टू E1 बाय E0। तो हमारा जो फीडबैक का रेशियो है उसका वैल्यू आ जाएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे E1 डिवाइडेड बाय E0, द फीडबैक फैक्टर बीटा इज इक्वल टू 1/29 हैज एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। तो बीटा फीडबैक रेशियो है हमारा, जो उसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है इस वर्किंग में, क्योंकि अगर हमारा फीडबैक प्रॉपर नहीं आएगा तो प्रॉपर ऑसिलेशंस प्रोवाइड ही नहीं करेगा। फॉर सेल्फ स्टार्टिंग द ऑसिलेशंस वी मस्ट हैव AB ग्रेटर देन 1। तो हमारा ऑसिलेशंस प्रोवाइड करने के लिए हमें जो लूप गेन है उसका वैल्यू यूनिटी से या 1 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, it means the gain A of the amplifier must be greater than 29।
तभी हमारे पास ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर पाएंगे या स्टार्ट कर पाएंगे ऑसिलेशंस। तो एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारा R1 C1 R2 C2 और R3 C3 वो दे रहा था, और दूसरा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारा ट्रांजिस्टर दे रहा है। तो टोटल हो गया 360 डिग्री। सो ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारा R1 C1 R2 C2 और R3 C3 लगा हुआ है। The phase shift network essentially consists of RC network। यहाँ पे हमारे पास सिंगल उसने RC लगा रखा है और हमें बताया कि कैसे ये फेज शिफ्ट करेगा। It can be shown that alternating voltage V1 across R leads the applied voltage V1 by an angle theta। अगर हम V1 जो है AC वोल्टेज वो प्रोवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट जो मिलेगा R के अक्रॉस वो उसका एंगल जो होगा वो थीटा होगा। अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें R और C की वैल्यू पता होना जरूरी है। If resistance R is varied, the value of theta also changes। अगर हम R की वैल्यू चेंज कर दें तो हमारा जो थीटा है एंगल है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर हम R का वैल्यू 0 से कम कर दें तो उस केस में हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। By adjusting the value of R, the value of theta can be obtained to 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम R का वैल्यू प्रॉपरली एडजस्ट करें तो हम 60 डिग्री का फेज शिफ्ट ले सकते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा डायग्राम जो नीचे है इसमें हमारे पास R1 C1 R2 C2 और R3 C3 तीन हमारे पास फेज शिफ्ट के लिए सेक्शंस लगे हुए हैं RC के, जो हमें 60 डिग्री ईच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टोटल हमारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था। ये हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का डायग्राम है। अब इसकी बात करते हैं कि कंडीशन सस्टेन्ड, अगर हमने सस्टेन्ड मतलब कांस्टेंट अगर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या चाहिए। तो एक तो हमारा जो लूप गेन है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा हमारा 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि जो हमारा R और C है उसका वैल्यू हम एडजस्ट कर पाए, ऐसा हमारा नेटवर्क होना चाहिए। कंडीशन 2 क्या है कि हमारे पास जो बीटा है उसका वैल्यू 1/29 होना चाहिए। ओके, एडवांटेजेस of RC phase shift oscillator, it does not require transformers or inductors। इसमें हमें ना तो ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है ना इंडक्टर्स की जरूरत है, और हम इसको लो फ्रिक्वेंसीज जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, और ये भी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और प्योर साइन वेव आउटपुट इज पॉसिबल क्योंकि हम इसमें एंगल एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है उसमें हमें प्योरिटी मिल जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, इसका आउटपुट स्मॉल है और इसमें हाई वोल्टेज बैटरी की जरूरत पड़ती है। देन इट इज डिफिकल्ट फॉर द सर्किट टू स्टार्ट ऑसिलेशन एज द फीडबैक इज जनरली स्मॉल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो ऑसिलेशंस है वो स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ मुश्किल आती है क्योंकि उसमें जो फीडबैक है वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो ये था हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो नेक्स्ट वी हैव अ हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर में क्या है हमारे पास कि हम इसमें जो है LC सर्किट का यूज करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर का, और इसको हम रेडियो रिसीवर्स में यूज करते हैं। ये हार्टले ऑसिलेटर का डायग्राम है जहाँ आप देख सकते हो कि सर्किट है जो हमारा रेडियो के अंदर लगा होता है, रेडियो रिसीवर के अंदर। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। Here we have a tank circuit, oscillatory circuit, okay, which is used to provide oscillations.
तो ये हमारे पास जो है ये प्रोवाइड करता है ऑसिलेशन। R1 R2 बाइसिंग के लिए, RECE स्टेबिलिटी के लिए, और यहाँ पे कैपेसिटर जो हमारा फीडबैक दे रहा है। ओके, द फिगर शोज हार्टले ऑसिलेटर। टैंक सर्किट में हमारे पास एक कैपेसिटर है और दो इंडक्टर लगे हैं, L1 L2। और इसमें जो बाइसिंग है वो सेल्फ बायस्ड है। कैपेसिटर CB जो है वो ब्लॉक कर रहा है DC कंपोनेंट्स को और फीडबैक दे रहा है। When the power is on, collector current start rising and charges the capacitor. जब ये हमारा स्टार्ट होगा तो हमारा जो कैपेसिटर है आउटपुट जो है वो कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि वो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। When this capacitor is fully charged, it discharges through L1 L2 and setting up oscillations of frequency at, जो फ्रिक्वेंसी क्या है हमारा फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट L1 L2 C। फार्मूला वही है लेकिन दो इंडक्टर की वजह से हमने दोनों को ऐड कर दिया। The oscillations across L1 are applied to the base emitter junction and appears in the amplified form in the collector circuit। जो L1 से हमारा oscillations आएगा, जो एम्पलीफाइड सिग्नल आएगा उसको हम एम्पलीफायर के पास भेज देंगे। और the L2 couples the collector circuit energy back into the tank circuit by means of mutual inductance between the L1 L2। जो हमारे पास L2 है, इंडक्टर हमारा दूसरा है, वो क्या करेगा उस एनर्जी को वापस टैंक सर्किट के अंदर भेज देगा थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस। So energy is being continuously supplied to the tank circuit to overcome the losses। तो हमेशा ही एनर्जी बनी रहेगी टैंक सर्किट के अंदर जिससे हमारे लॉसेस है वो कंपनसेट कर लेंगे हम उनको। The phase shift produced in the tank circuit constituting capacitor L1 L2 inductors provide 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो हमारा टैंक सर्किट है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमें प्रोवाइड करेगा और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हमारा ट्रांजिस्टर से आ जाएगा तो हमें 360 डिग्री टोटल फेज शिफ्ट मिल जाएगा। और बात करते हैं बार्क-हाउज़न क्राइटेरिया की, जो हमारा चाहिए प्रोवाइड, जो हमें चाहिए ऑसिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। पहला है कि जो हमारा बीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए L2/L1। For oscillations to start, the voltage gain must be greater than 1/बीटा। तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो हमेशा 1/बीटा होना चाहिए। Sustained oscillations are produced if at the oscillation frequency the magnitude of the loop gain, that is product of transfer gain of AB। यहाँ पे वही बात की है कि जो मैग्नीट्यूड है A B वो एक यूनिट से ऊपर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट 180 डिग्री का फेज शिफ्ट 360 डिग्री बनाता है, जो हमारा होना चाहिए टू मेंटेन और कॉन्स्टेंटली गेटिंग द ऑसिलेशंस, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 पाई अंडर रूट L1 L2 C। अगर हमारे पास L1 L2 और जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अगर L मान ले तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। एडवांटेजेस, ये इसमें ट्यूनिंग इजीली है क्योंकि आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। एबिलिटी टू वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इसमें हम जो इसकी एबिलिटी है जहाँ इसका फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है और इसको हम रेडियो रिसीवर्स के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम वेरिएबल कैपेसिटर लगा के भी इसका जो फ्रीक्वेंसी इसको वेरी कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट लगाना चाहते हो तो कैपेसिटर बदल दो। द आउटपुट एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा सिग्नल का। द फीडबैक रेशियो ऑफ द टैप्ड इंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, फीडबैक भी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि हार्मोनिक रिच कंटेंट जो इसमें डिस्टॉर्शन है वो हो सकती है और प्योर साइन वेव नहीं मिलती है। तो ये था हमारा हार्टले ऑसिलेटर यूजेस। हम इसको जो रेडियो हमारा FM उसमें हम
88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज बैंड है उसके अंदर यूज करते हैं। सो हमारा सिग्नल जनरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर। थैंक यू वेरी मच।